इंदिरा गांधी समझ में नहीं आ रहा कि यह कहानी कहां से शुरू की जाए। 1971 से जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश को आजाद कर दिया था और इंदिरा गांधी पूरे देश के दिल में समा गई थी, या 1970 से जब इंदिरा गांधी के खिलाफ ना कोई विरोध था ना विरोधी। क्यों? क्योंकि सब विरोधी, सब के सब विरोधी जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गए थे। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गया था। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, ये हिंदुस्तान के आज के बनने की कहानी की, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कल युग था। ये कैसे हो गया? चलिए शुरुआत करते हैं 1975 से। 26 जून सुबह 3 बजे। सिद्धार्थ, स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो कि इमरजेंसी क्या है। ये सुनो जरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदु, हम इसे ऐसा करते हैं। सुबह के 3 बजे तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस टू नेशन या राष्ट्र के नाम संदेश को तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मीटिंग खत्म हो गई। प्रधानमंत्री निवास के गलियारे में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। रे साहब, आपको पता चला? सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अभी अखबार छप ही नहीं सकता। नहीं नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। यह अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। रे साहब, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। कल अखबार क्या, कल हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। मैं चलता हूं। सिद्धार्थ शंकर रे कुछ मिनट पहले तक प्रधानमंत्री के साथ थे। इमरजेंसी कैसे और क्यों लगाई जाएगी, इन बातों पर प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे थे। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की बातों से हैरान रे वापस प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी का इंतजार करते रहे, लेकिन 20 मिनट के बाद इंदिरा गांधी नहीं, उनके 28 साल के बेटे संजय गांधी बाहर आए और पूछा, क्या बात है? अब सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे और संजय गांधी के तौर तरीकों से नाखुश थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा, ये जब सब कुछ जो मैं सुन रहा हूं ये सही है क्या? संजय गांधी ने उनकी तरफ कड़ी नजर से देखा और कहा, आप लोग नहीं जानते सरकार चलाना। क्या बात है सिद्धार्थ? अभी अभी मैंने सुना है कि प्रेस की बिजली काट दी गई है, जिससे कि अखबार ना निकल सके। हाई कोर्ट को बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, तुम बैठो, मैं देखती हूं।
सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के दोस्त थे। रे ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी, तब उनकी आंखें लाल थीं और वो बिल्कुल रुआंसी सी थी। सिद्धार्थ, अखबारों की बिजली नहीं काटी जाएगी और सभी हाईकोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले। मतलब था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह कोई और फैसले ले रहा था। बहरहाल 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई। मीटिंग के लिए आए मंत्रियों को अंदाजा नहीं था कि 6 घंटे में देश कितना बदल गया है। इंदिरा गांधी के लगभग 15 मंत्री कैबिनेट रूम में मौजूद थे। उन्हें पता नहीं था कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी। थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के साथ दाखिल हुई। इमरजेंसी लगा दी गई है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छोटे से बयान के बाद कमरे में खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने एक सवाल पूछा। मैडम प्राइम मिनिस्टर, इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है जी? 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो लगी हुई है। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश के अंदरूनी हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में लगभग 15 मंत्री थे, लेकिन किसी ने भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर यह लग रही पाबंदियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद होते देख, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बर्बाद होते देख एक आवाज नहीं उठी, एक चू नहीं हुई। 15 मिनट में ये इमरजेंसी और उसके साथ जुड़े हुए कानून, ये आपातकाल और उसके साथ जुड़े हुए कानून को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया 15 मिनट में। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने कैबिनेट में मौजूद कई मंत्रियों से इस बारे में बातचीत की थी। उस कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह दहशत होती है ना, उस तरह वो मिनिस्टर बैठे थे, कोई नहीं बोला। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल तब सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे। कैबिनेट मीटिंग के बाद दूसरे कमरे में मौजूद संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई। गुजराल के साथ शिक्षा मंत्री नूरुल हसन भी मौजूद थे। नूरुल जी, यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं, उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पे जो भी न्यूज जाएगी उसे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक कि न्यूज रिपोर्ट रेडियो और दूरदर्शन दिखा न दे, उसे कोई नहीं देख सकता। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे मैं भी नहीं देख सकता। ये बातचीत चल ही रही थी कि इंदिरा गांधी वहां आ गई। उन्होंने गुजराल की बात मान ली, लेकिन एक बात और कही जिससे साफ हो गया कि सरकार कौन चला रहा है। आप ऐसा कीजिए, एक ऑफिसर रख लीजिए जो ब्रॉडकास्ट से पहले न्यूज रिपोर्ट्स को प्रधानमंत्री निवास पर लेकर आए। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. News bulletins are shown, are made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. इंद्र कुमार गुजराल घर लौटे, लेकिन उन्हें फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब गुजराल पहुंचे तब तक प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। गुजराल की मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पे क्यों नहीं चला गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं,
अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपने तमीज से बात करनी चाहिए। आपकी उम्र मेरे बेटे से भी कम है। गुजराल समझ गए कि वो मंत्री तभी रह सकते हैं जब संजय गांधी जो कहें वही किया जाए। उन्होंने इस्तीफा देने की सोची, लेकिन वो इस्तीफा देते उससे पहले उनका मंत्रालय बदल दिया गया। गुजराल तो मंत्री थे, लेकिन बाकी के देश का क्या? जिस भाषण के लिए संजय गांधी और इंद्र कुमार गुजराल के बीच कहासुनी हुई, उसे लोगों ने तब सुना जब 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे समाचार सुनने के लिए रेडियो ट्यून किया और आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश रेडियो के जरिए 26 जून 1975 की सुबह सुना गया। तब पता चला कि देश में इंटरनल इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दी गई है। बीते 8 घंटों में हिंदुस्तान में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया। संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका मतलब यह था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी पढ़ी जा सकती थीं जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। इमरजेंसी के एक महत्वपूर्ण किरदार और नामी वकील शांति भूषण का कहना है कि आम लोगों के लिए कानून का सहारा खत्म हो गया था। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वो ही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, मुझे मेरी जान क्यों ली या मुझको जेल में क्यों बंद किया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में वो सारी बातें कही जिसकी तैयारी उन्होंने सुबह 3 बजे तक की थी। वो साफ लफ्जों में इमरजेंसी और उसकी वजहों को लोगों को समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा, सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। एक जना तो इस हद तक, एक जना तो इस हद तक, वो जना और कोई नहीं, वो श्री जयप्रकाश नारायण थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। वही जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदु कहकर सलाह देते थे। वही जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त देश के सबसे माननीय, सबसे बड़े नेता थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कभी भी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। तो क्या वही जयप्रकाश नारायण वो जना थे जो अब हिंदुस्तान की राजनीति को और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? इमरजेंसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे लगा, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पे लगा सबसे काला गहरा धब्बा है। तो इसके जिम्मेदार कौन थे?
जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या फिर उनके बेटे संजय गांधी? इमरजेंसी की असली वजह कौन है, इंदिरा गांधी, संजय गांधी या जयप्रकाश नारायण? इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है। इस साल हुए चुनाव में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे ने विपक्ष को धूल चटा दी। इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को भी समय से पहले भंग करवा दिया और इन राज्यों में भी चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इन चुनावों में इंदिरा की कांग्रेस को जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर देश के हर राज्य में इंदिरा की कांग्रेस का कब्जा था। इंदिरा गांधी लोकप्रियता के शिखर पर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 लोकप्रिय फैसलों पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी हाथों में लेने और पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाली सरकारी पेंशन को खत्म करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सरकार के इन दोनों फैसलों को गलत ठहराया था। इंदिरा गांधी के उठाए गए कदमों का सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में पलट देता था। तो सरकार या संसद और न्यायपालिका की टकराहट भी उस दौर में हो रही थी। पॉपुलैरिटी के शिखर पर सवार इंदिरा ने जवाब में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने की ठान ली। नतीजा था संविधान का 24वां और 25वां संशोधन। 5 नवंबर 1971 को 24वां संशोधन लाया गया। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना भी क्यों न बदल जाए। 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गोलकनाथ केस के फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव लाने का अधिकार नहीं है। गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट का जो अधिकार है संविधान को संशोधित करने का, वो असीमित अधिकार नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकती है संसद। उसको बदलने के लिए संविधान का 24वां संशोधन लाया गया था और उसके तहत ये कर दिया गया कि अगर इस तरह का परिवर्तन अगर संविधान में पार्ट 3 में जिसको फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करते हैं तो शायद उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका अधिकार संसद को होगा। ऐसा ही अमेंडमेंट लाया गया था। 1972 के अप्रैल महीने में 25वां संशोधन लाया गया। इससे बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स जैसे मुद्दों पर सरकार जो कानूनी लड़ाई हार चुकी थी उसे पलट दिया गया। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है और इसी केस के साथ शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की तरफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और 24 अप्रैल 1973 को 7 बनाम 6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान के बदलाव के असीमित अधिकार नहीं हैं और वह संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे संविधान को बदलने की इंदिरा की कोशिश असफल रही। केशवानंद भारती ने ओवर रूल किया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं। सिर्फ ये है कि पहचान संविधान की जैसी है सेकुलर। फॉर इंस्टेंस सेकुलर है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में बराबरी, उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। उसमें अगर आप बदलाव लाएं और ये कहें कि नहीं, मेजॉरिटी के ही हित में हर काम किया जाएगा, माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं होगा हिंदुस्तान में, तो ये संविधान की पहचान को बदल देगा। इस तरह से कुछ मूलभूत ऐसी चीज़ें हैं जो एक संविधान को एक पहचान देती है। उस पहचान को आप नहीं खत्म कर सकते। अब इंदिरा गांधी क्या कर? सरकार तो इंदिरा गांधी की ही थी, संसद में बहुमत उनका था, मेजॉरिटी उनकी थी।
देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी भी उन्हीं के थे, क्योंकि उनको कुर्सी तक पहुंचाने में इंदिरा गांधी की भूमिका थी। लेकिन जुडिशरी इंदिरा गांधी की नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस रोक ने उन्हें परेशान कर दिया था। अब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पे अपना कब्जा चाहती थी। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो, सरकार के फैसलों की तरफ हो। उसको उन्होंने एक नाम दिया, उसे वो कमिटेड जुडिशरी कहती थी, जिसमें जुडिशरी पाबंदी ना डाले। लिहाजा इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आज भी सोचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी इस चर्चित केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक सीनियरिटी में उनके बाद आने वाले जस्टिस जे.एम. शेलत को भारत का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बने जस्टिस ए.एन. रे, वो भी 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके, सुपरसीड करके। ऐसा चयन करिए कि जो आपके हित में काम करे, आपके अंगूठे के नीचे हो, ये उनको राय दी गई। जब तक आप इस तरह से ऐसे जजेस को बनाने में और चीफ जस्टिस बनाने में जो आपके अंगूठे के नीचे हो और जो आप कहें वो करने के लिए नहीं तैयार हो, तब तक आप पूरा अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये उनको राय दी गई जो उन्होंने गलत मान ली। जस्टिस ए.एन. रे ने न सिर्फ केशवानंद भारती केस बल्कि प्रीवी पर्स का मामला हो या बैंक नेशनलाइजेशन का, हर मुद्दे पर उन्होंने अपने फैसले में सरकार के पक्ष में फैसले किए। जस्टिस ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के विरोध में उनसे सीनियर 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी सरकार के इस कदम से नाराज थे। आजादी की लड़ाई के बड़े नायक जयप्रकाश नारायण को लोग जेपी भी कहा करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। आजादी के बाद उन्होंने कुर्सी या सत्ता की राजनीति के बजाय सामाजिक बदलाव के लिए काम करने का फैसला किया था और भूदान मूवमेंट से जुड़े थे। दुनिया के बड़े समाजवादी विचारकों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन बिगड़ती तबीयत और पत्नी की मृत्यु से दुखी जेपी 1973 में बिहार के अपने गांव सीता बदियारा लौट चुके थे। तभी संविधान में बदलाव और देश भर में हो रहे छोटे मोटे आंदोलनों ने उन्हें दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। जेपी जजों की नियुक्ति में इंदिरा गांधी सरकार की मनमानी का विरोध कर रहे थे और जब सरकार का रवैया नहीं बदला तो जेपी ने सभी सांसदों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। सीधी बात यह है कि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति अगर पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, जैसा कि अभी है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 1973 में महंगाई 23% बढ़ गई और 1974 में जो सामान 100 रुपए में मिलता था उसकी कीमत 130 रुपए हो गई। और ऐसे हालात में गुजरात में शुरू हो गया नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में तब कांग्रेस के चीमन भाई पटेल की सरकार थी। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने 20 दिसंबर 1973 को मेस बिल बढ़ाने के विरोध में स्ट्राइक कर दी। एक साथ 30% का बढ़ावा गया तो काफी छात्रों ने परेशान हो गए। उसी समय पर भी जो अभ्यास किया गया कि कैसे छात्रों की हालत हुई थी जो हॉस्टल में रहने वाले थी, तो उसमें भी दिखाया गया था कि कुछ 20% बच्चों को एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ा था। बात बढ़ती गई। छात्रों के आंदोलन को राज्य भर में समर्थन मिलने लगा। 25 जनवरी को राज्यव्यापी बंद का ऐलान हुआ। आंदोलनकारियों पर गोलियां चली। सिचुएशन को काबू में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। छात्रों ने शुरू किया लेकिन लोगों ने खुद कर दिया, क्योंकि 25 जनवरी को गुजरात के
53 छोटे मोटे जो टाउन से, सिटी से, उसमें सब में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो पहली 26 जनवरी ऐसी थी प्रजासत्ताक दिन जो कर्फ्यू में पूरे गुजरात में बनाई गई। आखिरकार हुआ वही जिसकी मांग छात्र कर रहे थे। चीमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में विधानसभा भी भंग हुई, लेकिन इससे पहले 100 से ज्यादा जाने गई, 3000 लोग घायल हुए, 8000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जयप्रकाश नारायण की इस आंदोलन में कोई सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन वो इससे प्रभावित जरूर हुए। उन्होंने एवरीमैन्स में इस बारे में लिखा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनता को अपनी किस्मत का विधाता खुद बनना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? लोगों को सक्रिय कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे सामने। फिर मैंने देखा कि गुजरात में आम जनता के सपोर्ट से छात्रों ने बड़ा राजनीतिक बदलाव कर डाला। मैं समझ गया कि आगे का रास्ता यही है। गुजरात का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। इसमें टर्निंग पॉइंट आया 18 मार्च 1974 को। छात्रों और पुलिस में घमासान हो गया। पत्रकार सुरेंद्र किशोर उस दिन बिहार विधानसभा के पास मौजूद थे। मैं उस समय सात मूर्ति के पास था। 18 मार्च को छात्रों और युवकों ने अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन किया था विधानसभा के सामने। सरकार को चाहिए था कि प्रदर्शनकारियों से जाकर उनका ज्ञापन ले, उनसे बातचीत करे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि उनके पास नहीं गए। उल्टे उनको भगाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पटना जलाने का सारे कंस्पिरेसी हमारे ऊपर सारे मुकदमे हुए कोतवाली थाना में, और हम लोग जेल में, हम लोग को जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल में बच्चों को, नौजवानों को, सारे लोगों। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हम जेल में बन गए, मार्गदर्शन कौन करेगा, देखेगा कौन चीज, बातों को सुनेगा कोई वजनदार आदमी हो, निष्पक्ष और निर्दलीय विचारधारा होना चाहिए। पार्टियां आएगी तो बातें बिखर जाएगी, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की पार्टी वाले कर रहे हैं। तो जयप्रकाश जी से अप्रोच किया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा, ईंटा मारना, ढेला मारना, ये आप लोग बंद करो। घटना के बाद छात्र बिहार की अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। छात्रों के उपद्रव और बिहार सरकार के रवैये ने जयप्रकाश नारायण को विचलित कर दिया। छात्रों पर गुंडा तत्वों का मिलकर हिंसा का आरोप लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लूट और आगजनी से क्रांति नहीं आती, बदलाव नहीं आता। छात्रों को लोगों के साथ मिलकर बदलाव के लिए काम करना होगा, ना कि लोगों के खिलाफ जाकर। बिहार छात्र संघर्ष समिति अब्दुल गफूर की सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या आप इसके पक्ष में हैं? जहां तक मैं जानता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुर्सी का ज्यादा मोह नहीं है। तो मेरी उनसे दोस्ताना सलाह है कि वे राज्य के एवं स्वयं के हित में इस्तीफा दे दें, और इस मामले में उन्हें अपने अंतरात्मा के अलावा किसी और के सलाह की जरूरत नहीं है। 30 मार्च 1974 को लगभग साफ हो गया कि जेपी अब बिहार में कांग्रेस सरकार विरोधी आंदोलन को अपना नेतृत्व देंगे। अभी भी वक्त है। मैंने इस दिन के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। मैं बिहार सरकार के तौर तरीकों की घोर निंदा करता हूं। अब मैं छात्रों और आम जनता के आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। जयप्रकाश नारायण के इन बयानों से इंदिरा गांधी के विरोधियों को एक नई आवाज मिली, एक नया जोश मिला और एक बहुत बड़े नेता मिले। इससे पहले 1942 में जयप्रकाश नारायण अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो के आंदोलन में सड़कों पर आए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की पॉलिसीज के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन करने वाले थे। इंदिरा गांधी ने यह बात बहुत पर्सनली ली और उन्होंने उन्हीं जयप्रकाश नारायण को, जो उन्हें मेरी प्यारी इंदिरा कहकर बोलते थे, उन्हीं के ऊपर सीधा तीर छोड़ा। एक ऐसा जना
जो पैसे वालों से मदद लेता है, उनके साथ रहता है, संपर्क में रहता है, वो भ्रष्टाचार और करप्शन के बारे में कैसे बात कर सकता है? इंदिरा गांधी के इस व्यक्तिगत हमले से देश के दो सबसे बड़े नेताओं में, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में सीधी टक्कर शुरू हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी परेशानी और भी थी। जयप्रकाश नारायण ने सत्ता में बदलाव के लिए 8 अप्रैल 1974 को पटना में मूक रैली यानी साइलेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया और 5 जून 1974 को पटना में ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया और यहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। बोलते थे कि कहना, अगर जयप्रकाश का आदेश मानते हो तो जयप्रकाश का आदेश है। उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? और लाखों हाथ एक साथ जो उठता था, माने आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। जेपी की संपूर्ण क्रांति ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन को और हवा दी। इसी दौरान रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में रेल सेवा ठप करने का अल्टीमेटम दे दिया। उसके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में देश के डिफेंस मिनिस्टर बने। जॉर्ज के ऐलान के मुताबिक 2 मई 1974 से रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सरकार ने कठोरता से इस हड़ताल को तोड़ डाला। 50,000 रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। हड़ताली कर्मचारियों के परिवारों को रेलवे क्वार्टर से निकाला गया। जॉर्ज फर्नांडिस और उनकी यूनियन को दबाते दबाते सरकार ने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी लगभग सिविल वॉर जैसे हालात में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ जेपी के लोक संघर्ष समिति में न सिर्फ छात्र संगठन बल्कि विपक्ष के ज्यादातर दल जुड़ते चले गए। सिर्फ सीपीआई ही एक ऐसी मात्र बड़ी पार्टी रही जो इस गैर कांग्रेसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बीच 1 नवंबर 1974 को जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोनों नेताओं में समझौते के ख्याल से हो रही थी। इंदिरा की दोस्त पुपुल जयकर के मुताबिक जेपी इंदिरा से अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री निवास पहुंचे तो वहां जगजीवन राम और वाईबी चौहान दोनों ही मौजूद थे। इंदु, अगर तुम चाहती हो कि ये जन आंदोलन खत्म हो तो बिहार की अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त करो, वहां की विधानसभा को भंग करो और वहां आम चुनावों की घोषणा करो। जेपी ने इंदिरा के सामने अब्दुल गफूर सरकार को हटाने से लेकर शिक्षा में सुधार, चुनावों में सुधार जैसी 9 मांगे रखी। जेपी की बात इंदिरा ने सुनी जरूर, लेकिन कोई भरोसा नहीं दिया। आखिरकार जेपी और इंदिरा की मुलाकात काफी कड़वाहट के साथ खत्म हुई। बिहार की सरकार को जनता ने चुना है और उसे मैं किस हैसियत से हटा सकती हूँ? दुनिया के सामने इंदिरा और जेपी के बीच की ये कड़वाहट ठीक उसी दिन आ गई। इंदिरा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण दिया था। बिहार की सरकार बर्खास्त नहीं होगी। उसकी बर्खास्तगी से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगी। अगर मैं और मेरी सरकार इतनी बुरी है तो अगले चुनाव का इंतजार करिए और हरा कर दिखाइए। जेपी के सामने इंदिरा की यह खुली चुनौती थी। जेपी बिहार लौटे और 4 नवंबर 1975 को पटना में मंत्रियों के घरों के घेराव और ऐतिहासिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। बिहार सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन लाठियों के शिकार जयप्रकाश नारायण भी हुए। जयप्रकाश नारायण जो हमारे देश की आजादी के एक हीरो थे,
हमारे देश की आजादी के एक नायक थे। आज एक आजाद देश, एक आजाद भारत की लाठियों के नीचे घायल हुए। एक आजाद भारत, एक आजाद देश के पुलिस की लाठियों के नीचे घायल हुए। और इस घटना के 15 दिन बाद पटना में एक रैली हुई और जयप्रकाश नारायण के लफ्जों में सुनिए उन्होंने क्या भाषण दिया और उसका रिएक्शन क्या था। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे, लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। देश की राजनीति अब दो व्यक्तियों के चारों तरफ घूमने लगी थी। एक इंदिरा थी और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। इस पूरे समीकरण में कोर्ट कचहरी का भी दखल शुरू हो गया। दरअसल इमरजेंसी के पीछे अदालतों के फैसले को बड़ी वजह माना जाता है। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन रायबरेली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। राज नारायण के वकील थे शांति भूषण। इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उन चीज़ों को करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यशपाल कपूर जो इनके सचिव थे और इन्होंने कहते हैं बाद में इस्तीफा दिया, तो वो गजेटेड ऑफिसर थे सरकार के और वो काम नहीं कर सकते थे किसी कैंडिडेट के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्हें काफी सख्त जज माना जाता था। सवाल था कि क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला ले सकेंगे। देखो, जिस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंदर आए, उस वक्त कोई भी सुरक्षाकर्मी, चाहे वो सुरक्षा के लिए तैनात हो, उपस्थित नहीं होना चाहिए। अदालत में जब प्रधानमंत्री प्रवेश करें तो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करेगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के आदेश पर ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत में हाजिर होना था। दिन था 18 मार्च 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी दिन अदालत में पेश हुई। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे माहौल में एक दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर पहुंचे जस्टिस सिन्हा के घर। देखिए, मैं आपसे एक बात करने के लिए आया था। आपका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसीडर किया जा रहा है और जैसे ही आप राजनारायण वाले मामले में फैसला सुना देंगे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। जगमोहन लाल सिन्हा ने बताया था बाद में कि चीफ जस्टिस DS माथुर अपनी पत्नी को लेके इनके घर आए और DS माथुर जो चीफ जस्टिस थे, उनके रिश्तेदार थे एक डॉक्टर माथुर जो पर्सनल फिजिशियन थे इंदिरा गांधी के। तो आए और उनसे ये कहा कि भाई ये फैसला तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो और इस फैसले के बाद तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यानी ये उनको लालच दिया। भारी दबाव के बीच जस्टिस सिन्हा की कोर्ट में 23 मई 1975 को सुनवाई पूरी हो गई और उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और आखिरकार 12 जून 1975 का दिन आ गया। यह दिन फैसले का था।
I shall read out only my findings on the various issues involved in the case. The petition is allowed. Oh no. मैडम, दे हैव अनसीटेड यू। 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस समय कोई ये चीज उम्मीद नहीं करता था कि किसी हाई कोर्ट का जज प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का फैसला देगा। उन्होंने इंदिरा जी का जो रायबरेली से जो उनका चुनाव था उसको उन्होंने अवैध करार दिया था। आज का दिन बड़ा खराब है। टीपी धर का भी देहांत हो गया। मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही दूं। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं। हड़बड़ी में कोई भी फैसला मत कीजिए आप। देखिए, अभी ये खबर आ रही है, शायद जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन के लिए स्टे दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 20 दिन का वक्त काफी होगा। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूं। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़े समय के लिए, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में ये अपील का मामला निपट नहीं जाता है, आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लूंगा और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुलझ जाता है, फिर से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लीजिएगा। ये बातें चल ही रही थी कि संजय गांधी भी अपनी मारुति फैक्ट्री से प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। आइए बात करने 2 मिनट। मैं अभी आती। क्या सुन रहा हूं मैं? आप इस्तीफा देने की बात कर रही हैं? आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। डी.के. बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार प्रधानमंत्री बनेगा, जिंदगी भर कुर्सी छोड़ेगा नहीं। और अंदर से सभी नेताओं का यही हाल है। दिखाते होंगे आपके सामने खड़े खड़े लॉयल्टी, लेकिन अंदर से सब अपने चांस के बारे में सोच रहे हैं। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। इंदिरा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में तब छुट्टी चल रही थी। वेकेशन जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने सुनवाई की। 24 जून यानी इमरजेंसी के एक दिन पहले जस्टिस अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। इनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इनको एमोल्यूमेंट्स भी जो मिलते हैं MP के नहीं मिलेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद पर रह सकती। क्या इमरजेंसी का ट्रिगर पॉइंट था जस्टिस अय्यर का फैसला? 25 जून को दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां इकट्ठा था। जयप्रकाश नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी का भाषण सुनने उस समय इस रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में लाखों लोगों के सामने जेपी ने फौज और पुलिस को कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे न माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो। जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के ज़माने में। उनको आशंका थी कि ये कोई असंवैधानिक काम न करे, और जब वो पुलिस का उसमें उल्लेख करते थे तो उसी को उन्होंने
सरकार ने, शासन ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो बगावत फैलाना है। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट के फैसले के बाद भी इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा नहीं देती तो प्रधानमंत्री निवास का घेराव होगा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। लोकतंत्र खतरे में हो तो फिर व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न गौण हो जाता है। जब सारा देश जेल खाना बना दिया गया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था कि सबको साथ ले। जयप्रकाश नारायण की रैली में क्या हो रहा था, इसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को मिल रही थी। इंदिरा गांधी उस रोज ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। इंदिरा गांधी के दोस्त और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। इंदिरा गांधी के भरोसेमंद और सेक्रेटरी R.K. धवन का कहना है कि इंदिरा गांधी ने जनवरी महीने में ही बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। 25 जून की शाम उस फैसले को अमल में लाने का वक्त हो गया था। देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा था जिसमें से लगता था कि सरकार जो है किसी प्रकार से भी गिर जाएगी और इसका कंट्रोल देश के ऊपर चला जाए और डेमोक्रेसी को धक्का लगे। प्रधानमंत्री निवास में दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके सलाहकार थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल। ये तीनों डंडे के जोर पर विपक्ष का मुंह बंद करवाने के हिमायती थे और इन्हीं में था राजनीतिक गिरफ्तारियों का फैसला भी। संजय गांधी गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। क्या इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से पहले ही देश में आंतरिक इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया था? लेकिन अगर कर भी लिया था तो उनको इमरजेंसी लगाने से पहले कैबिनेट की और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली के पास लेके गए। मैं भी उस वक्त उनके साथ था। उन्होंने प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रावधान जो है वो बताया सारा कि इमरजेंसी किस तरह और अंडर किस आर्टिकल में डिक्लेयर हो सकती है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट भी इस बात को मान गए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात महज 20 मिनट तक चली। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके राष्ट्रपति अहमद भी इंदिरा गांधी और रे की बातों से सहमत हो गए और तय हुआ कि आपातकाल घोषित करने संबंधी आदेश का ड्राफ्ट और इस सिलसिले में इंदिरा गांधी का अनुरोध पत्र राष्ट्रपति को लिखित तौर पर भिजवा दिया जाए। रात के 11:20 हो रहे थे। इंदिरा गांधी के सचिव R.K. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जैसे ही इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पर दस्तखत किए, वैसे ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र इंदिरा गांधी की मुट्ठी में बंध गया और हुआ वही जिसका सबको डर था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मैं नहीं था उस दिन। मैं रवाना हो चुका था प्रातःकाल 25 को बेंगलोर के लिए।
बेंगलोर में हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, जिसके लिए वाजपेयी जी तो पहले ही चले गए थे, 1 दिन या 2 दिन पहले 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 जून 1975 की रात के 2:30 बजे थे। जेपी रामलीला मैदान की रैली से थक कर लौटे थे और दिल्ली के इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया गया। देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आजादी के बाद एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी थी, इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से। बाबूजी उठिए, पुलिस वाले हैं। आइए सर, हम आपको लेने आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए। ठीक इसी वक्त दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली चली गई। इसी इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे। अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस थी। अखबारों की प्रिंटिंग रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। इसका कारण खुद इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश में बताया। इससे कई अखबार गलत खबरें, जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। चारों तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो रही थी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेपी को गांधी पीस फाउंडेशन से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस थाने में काफी कंफ्यूजन था इस बात को लेकर के कि आखिर उनके साथ करना क्या है, उनको ले जाना कहाँ है, क्योंकि इस बारे में शायद कोई बहुत पक्की योजना नहीं बनी थी। लेकिन साथ में पुलिस को यह डर था कि उजाला जैसे ही फैलेगा और अगर जयप्रकाश पुलिस थाने में रहे तो फिर उनको यहाँ से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से निर्णय करके उनको गाड़ी में बिठाया और दिल्ली के हरियाणा के बॉर्डर पर सोहना के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। आखिरकार जयप्रकाश नारायण पे हिंदुस्तानी दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 107 लगाया गया। सेक्शन 107 जयप्रकाश नारायण। ये सेक्शन तो सड़क पे आवारा घूमने वालों पे लगाया जाता है। सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई। इमरजेंसी लगा दी गई है। कैबिनेट ने मिनटों में बिना बहस के भारत के भविष्य को इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दिया और फिर देश को इसके बारे में बताया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 जून के कुछ बाद तक सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। ट्रेन समय पर चलने लगी, सरकारी दफ्तरों में अफसर समय पर आने लगे। गांधीवादी विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व कह डाला। दूसरी तरफ रैलियों और सरकारी नीतियों का विरोध बंद हो गया। विरोध होते भी तो कैसे? सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले छोटे बड़े 13,000 से ज्यादा लीडर जेल में थे। कुल 1,10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए। सरकार का विरोध करने वालों को कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार लोगों को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ना ही अपील हो सकती थी और ना ही सुनवाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी
संजय गांधी के हाथों में सत्ता चली गई थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पहला काम संजय गांधी ने प्रेस सेंसरशिप का किया। इसका विरोध करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल का मंत्रालय 3 दिन के भीतर बदल दिया गया। नए मंत्री थे वीसी शुक्ल। अब वही कहा या लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार दे। संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया। वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन के अभियान शुरू किए गए। ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग का विरोध कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का लीडर अगर फैमिली प्लानिंग का विरोध करता है तो वो लीडर नहीं है। संजय गांधी की नीतियां देश के लिए जरूरी थीं या नहीं, इस पर आज भी बहस होती है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम रहा। एक तरफ जहां ज्यादातर बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहे थे, वहीं खुशवंत सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार न सिर्फ संजय के पक्ष में थे, बल्कि वो इमरजेंसी को भी सही मानते रहे। He was a doer. He may be wrong. He was a doer. He was impatient, and I admired him for the nerve. He got things right. We do need compulsory population control in this country, but how we go about it, I don't know. He had his own ways of doing, but I think the idea was correct. दरअसल इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की प्राथमिकता भारत सरकार की प्राथमिकता थी। संजय गांधी की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखा है कि मुख्यमंत्रियों के बीच संजय गांधी की नजर में आने के लिए होड़ लग गई। मेहता राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी और संजय गांधी की मुलाकात का जिक्र करते हैं। आपने मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड देखा जोशी जी? हाँ? 6 लाख नसबंदियां हुई हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। आप क्या कर रहे हैं यहां? संजय गांधी की नजर में आने के लिए सभी मुख्यमंत्री जी जान से लग गए। नतीजा था ज्यादती। टारगेट पूरा करने के लिए जबरन नसबंदी होने लगी। कहीं 80 साल के बुजुर्ग की नसबंदी कर दी गई तो कहीं 18 साल के नौयुवक की। मुजफ्फरनगर में प्रशासन के इन तौर तरीकों का भारी विरोध हुआ तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस फायरिंग में 30 लोग मारे गए। सेंसरशिप की वजह से घटना की रिपोर्टिंग नहीं हुई। इसके अलावा शहरों को सुंदर बनाने के नाम पर भी अभियान चले। दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना उसी में से एक है। तब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जगमोहन ने जामा मस्जिद के पास के इस इलाके की झुग्गी बस्तियों को हटाने का काम शुरू किया। भारी विरोध होने पर पुलिस फायरिंग हुई। शाह कमीशन के मुताबिक फायरिंग में 150 लोग मारे गए। एक तरफ संजय गांधी अपने 5 सूत्री कार्यक्रम लागू करवाने में लगे थे, दूसरी तरफ इमरजेंसी के दौरान संसद में विपक्ष के न होने का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान में कई बदलाव करवा रही थी, जिससे उसकी शक्ल ही बदल गई। ऐसे माहौल में अचानक इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी। राजनीतिक कैदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, प्रेस वालों को और उन सबको जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था और उनको कैद कर दिया था, उन सबको आजाद कर दिया। पॉलिटिकल रैलीज पे पाबंद हटा दिए गए और अचानक
इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, लेकिन वो 19 महीने की इमरजेंसी में क्या क्या हुआ उसका जवाब कौन देता? और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से पहले जो जो किया उसका जवाब जनता ने कैसे दिया?